इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और उतने ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के गृह मंत्रालय के एक नए कदम से जुड़ा है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं एक नए एंटी टेररिज्म डॉक्ट्रिन की, जिसका नाम है प्रहार। प्रहार यानी आतंकवाद पर एक नई तरह की चोट। हाँ, पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना मुझे लगता है सही रहेगा। जी, सोर्स के बारे में बताना बहुत जरूरी है। एकदम। आज की ये जो पूरी चर्चा है, ये पूरी तरह से पवनीत सिंह के YouTube चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो प्रहार इंडियाज न्यू काउंटर टेरर आर्किटेक्चर पर आधारित है। बिल्कुल। और इस गहरे विश्लेषण में जो भी बातें, नीतियां या उदाहरण सामने आ रहे हैं वो केवल उसी ओरिजिनल सोर्स मटेरियल की डिटेल को दर्शाते हैं। यानी यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं हो रहा है और ना ही किसी पक्ष की तरफ कोई झुकाव है। सही बात है। ये बस एक निष्पक्ष कोशिश है इस डॉक्यूमेंट की बातों को और इसके ब्लूप्रिंट को आसानी से समझने की। तो हमारा मिशन बड़ा साफ है। हमें ये समझना है कि कैसे भारत की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद को देखने और उससे निपटने के अपने तरीके को जड़ से बदल रही हैं। और इस ब्लूप्रिंट को समझना इसलिए भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये जो ढांचा है प्रहार, ये अपने आप में एक पूरा नया आधार है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी। मतलब भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है, चाहे वो बॉर्डर पर हो या देश के भीतर। लेकिन ये पहली बार है जब देश के इतिहास में एक रिटन यानी एक औपचारिक लिखित एंटी टेररिज्म डॉक्यूमेंट सामने आया है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एक लिखित पॉलिसी होना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? बिल्कुल। मैं तो कहूंगी कि ये एक गेम चेंजर है। अब तक बातें होती थीं, प्लान्स बनते थे, लेकिन सब कुछ किसी एक निश्चित रूल बुक के हिसाब से नहीं चल रहा था। यानी सब कुछ बस अनुभव पर चल रहा था। हाँ, लेकिन जब एक रिटन डॉक्ट्रिन सामने आता है तो सबसे बड़ा बदलाव एजेंसियों के काम करने के तरीके में आता है। एक लिखित दस्तावेज सुरक्षा एजेंसियों को एक प्रेडिक्टेबिलिटी देता है। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब एक पूर्वानुमान लगाने की क्षमता। एकदम सही। डॉक्ट्रिन के होने का मतलब ही यही है कि अब चीजें हवा में नहीं है। जब किसी भी एजेंसी के पास एक तयशुदा लिखित नियम या फ्रेमवर्क होता है तो उन्हें एक तय दिशा मिलती है। तो हर स्थिति के लिए एक प्रोटोकॉल बन जाता है। हाँ, बिना किसी डॉक्ट्रिन के जो रिस्पॉन्स होते हैं वो बहुत बिखरे हुए होते हैं। एक घटना घटी और मौके के हिसाब से जो ठीक लगा वो कदम उठा लिया गया, जिसे हम आम भाषा में एड हॉक अप्रोच कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक डॉक्ट्रिन पूरे सिस्टम को एक साथ एक दिशा में चलने का निर्देश देता है। एक ऐसी स्थिति जहां हर डिपार्टमेंट को पता है कि उसका एग्जैक्ट रोल क्या है। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से ऐसे समझा जा सकता है कि पुराना तरीका एक फायर ब्रिगेड की तरह था। हाँ, ये काफी दिलचस्प एनालॉजी है ना? कहीं आग लगती है, नुकसान शुरू हो जाता है, लोग फोन करते हैं और तब फायर ब्रिगेड आग बुझाने आती है। सोर्स मटेरियल इस पुराने तरीके को काइनेटिक और एपिसोडिक कहता है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो काइनेटिक का मतलब है जमीनी स्तर पर हथियारों के साथ मिलिट्री लेवल पर जवाब देना, और एपिसोडिक का मतलब है कि किसी एपिसोड या आतंकी घटना का इंतजार करना। सही कहा। जब बम फट गया या हमला हो गया तभी एजेंसियां रिटेलिएशन यानी जवाबी कार्रवाई के लिए मैदान में आती थीं, जो कि पूरी तरह से एक रिएक्शनरी मॉडल था, बस रिएक्ट करना है। हाँ, लेकिन नया प्रहार डॉक्ट्रिन इस पूरी एपिसोडिक अप्रोच को पलट देता है। इस नई दस्तावेज की बुनियाद ही इस बात पर टिकी है कि आतंकवाद को होने से पहले, उस एपिसोड के घटने से पहले ही रोक दिया जाए। यानी अब रिस्पॉन्स एड हॉक या रिएक्शनरी नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होंगे। एकदम। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये है कि घटना होने से पहले ही उसकी आग को बुझा देना। इसके लिए जरूरी है कि एजेंसियां उन लोगों, उन नेटवर्क्स और उन इरादों तक पहुंचें जो अभी सिर्फ प्लानिंग के स्टेज में है। ये तो एक बहुत लंबा और गहरा काम लगता है। बिल्कुल है, क्योंकि अब दुश्मन का इंतजार नहीं किया जाएगा बल्कि उसके प्लान को शुरू होने से पहले ही ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो इस पूरी लड़ाई की तस्वीर को बदल रही है। आमतौर पे जब आतंकवाद की बात होती है तो दिमाग में क्या छवि बनती है? वही सीमा पार बैठे कुछ आतंकी, हथियार और घुसपैठ। बिल्कुल। इन्हें टेक्निकल भाषा में स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है।
हाँ, जिसे आसान शब्दों में समझें तो स्टेट एक्टर यानी किसी दूसरे देश की औपचारिक सेना या खुफिया एजेंसी जो हमले करवा रहे हों। और नॉन स्टेट एक्टर यानी आतंकी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जो खुद किसी देश की सेना नहीं है पर हमले करते हैं। सही। लेकिन प्रहार डॉक्यूमेंट बताता है कि खतरा अब सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। मतलब अब बात सिर्फ बंदूकों और बारूदों की नहीं रही। बिल्कुल नहीं। खतरे का रूप पूरी तरह से बदल चुका है। ये अब एक हाइब्रिड बैटलफील्ड बन गया है। हाइब्रिड यानी जहां जमीनी और तकनीकी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल एक साथ हो रहा हो। एग्जैक्ट। आतंकवाद अब केवल फिजिकल बॉर्डर्स तक नहीं रुका है। साइबर स्पेस, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ड्रोन्स जैसे एयर लेवल माध्यमों से भी खतरा पैदा किया जा रहा है। तो इस हाइब्रिड स्पेस में काम करने का असली मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब किसी भी बाहरी आतंकी संगठन को अपने आदमियों को सीधे बॉर्डर पार भारत भेजने की जरूरत नहीं है। बिना बॉर्डर पार किए हमला करवाना, ये सुनने में किसी हॉलीवुड या साई-फाई मूवी जैसा लगता है। पर ये एक जमीनी सच्चाई है। वो ऑनलाइन बैठकर इंटरनेट के जरिए लोकल लोगों से संपर्क करते हैं, उनका दिमाग खराब करते हैं, उन्हें उकसाते हैं। और इस तरह से होम ग्रोन टेररिज्म यानी देश के भीतर ही आतंकवाद की खेती शुरू हो जाती है। दुश्मन स्क्रीन के पीछे है और हथियार चलाने वाला कोई आम नागरिक बन जाता है। बिल्कुल। और सोर्स वीडियो में इस हाइब्रिड और होम ग्रोन मॉडल के दो बहुत ही बेहतरीन और सटीक उदाहरण सामने रखे गए हैं। हाँ, मुझे याद आ रहा है। एक तो लाल किले का इंसिडेंट था। सही कहा। लाल किले के आसपास का मामला जहां इस तरह की गतिविधि देखी गई, और दूसरा जो बहुत ही ध्यान देने वाला मामला है वो फरीदाबाद के एक अस्पताल का है। फरीदाबाद के अस्पताल वाला उदाहरण तो सच में चौंकाने वाला था। बिल्कुल। वहां अमोनियम नाइट्रेट और आईओडी का एक बहुत बड़ा कैश यानी जखीरा पकड़ा गया था। अगर इस घटना को ध्यान से देखा जाए तो अस्पताल जैसी जगह पर इतना बड़ा बारूद का ढेर मिलना ये साफ इशारा करता है कि कोई बड़ा प्लान तैयार था। हाँ, ये बारूद हवा से तो नहीं आया। इसको वहां लोकल लेवल पे किसी ने रिसीव किया, छुपाया और किसी फ्यूचर स्ट्राइक के लिए रखा था। और यही वो प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना? हमला होने से पहले बारूद तक पहुंच जाना। एकदम सही। और इन सब चीजों को रोकने के लिए एक नई और बेहद मजबूत कड़ी की जरूरत पड़ती है। और वो कड़ी है इंटेलिजेंस। मुझे लगता है इस पूरे नए गेम प्लान में इंटेलिजेंस एजेंसियों की भूमिका सबसे सेंट्रल होने वाली है। बिल्कुल सेंट्रल होगी। अब फिजिकल पुलिसिंग से ज्यादा डेटा और इन्फॉर्मेशन पर जोर दिया जा रहा है। यानी इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम अब सिर्फ खबर देना भर नहीं है। नहीं, उन्हें आतंकी ग्रुप्स के इंसानी नेटवर्क्स यानी लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और उनके वित्तीय नेटवर्क्स यानी पैसा कहां से कहां जा रहा है, इन दोनों को लगातार ट्रैक करना होगा। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है न्यायपालिका यानी जुडिशरी के साथ उनके तालमेल को लेकर। हाँ, इंटेलिजेंस का ये सेंट्रल रोल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बात सिर्फ आतंकी को पकड़ने पर खत्म नहीं होती। असली चुनौती तो अदालतों में आती है। बिल्कुल। पुराने वक्त में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती थीं जहां एक आरोपी पकड़ा तो जाता था, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचता तो सबूतों की कमी से वो छूट जाता था। सही कहा। एविडेंस की कमी से केस कमजोर पड़ जाता था। डॉक्ट्रिन ने इस समस्या की जड़ को पकड़ा है। तो नए नियम के तहत अब क्या बदला है? अब इंटेलिजेंस एजेंसियों और जुडिशरी के बीच एक नया तालमेल बनाया जा रहा है। एजेंसियां अब अदालतों को सीधे ऐसे ठोस इंटेलिजेंस इनपुट्स और एविडेंस देंगी जो कानूनी तौर पर पूरी तरह वैलिड होंगे। इसका सीधा असर ये होगा कि केस लंबे नहीं खिंचेंगे। बिल्कुल। फास्ट कन्विक्शन यानी आरोपी को बहुत जल्दी सजा सुनाई जा सकेगी और कड़ी सजा जल्दी मिलने से एक डिटरेंस पैदा होता है, एक ऐसा खौफ जो किसी और को वो रास्ता चुनने से रोके। और इसी डिटरेंस को और मजबूत करने के लिए उस सप्लाई चेन को तोड़ना जरूरी है जो किसी भी आतंकी ऑपरेशन का ऑक्सीजन होती है, यानी फंडिंग। आतंकवाद बिना पैसे के एक कदम नहीं चल सकता। पहले के वक्त में आतंकवाद का पैसा ज्यादातर हवाला से आता था। एक जगह कैश दिया, दूसरी जगह बिना किसी बैंकिंग रिकॉर्ड के कैश मिल गया। लेकिन तकनीक और कड़े नियमों ने हवाला का रास्ता मुश्किल कर दिया है। इसलिए अब टेरर फाइनेंस का स्वरूप भी पूरी तरह बदल चुका है। सोर्स के अनुसार अब पैसा आने के नए रास्ते बन गए हैं, जैसे शेल कंपनीज, एनजीओ की फंडिंग और क्रिप्टो करेंसी। शेल कंपनीज का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही खतरनाक है। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो सिर्फ कागजों पर मौजूद है, बाहर से बोर्ड लगा है लेकिन अंदर कोई काम नहीं हो रहा। बस एक खाली डब्बा
जिसका इस्तेमाल बॉर्डर पार से आए पैसे को सफेद करके आतंकी गतिविधियों में लगाने के लिए होता है। इसके अलावा एनजीओ के कवर का इस्तेमाल भी किया जाता है। चैरिटी के नाम पर चंदा इकट्ठा होता है, लेकिन पैसा ग्राउंड पर आतंकी नेटवर्क को बड़ा करने में खर्च होता है। और क्रिप्टो करेंसी ने तो इसको और भी पेचीदा बना दिया है, क्योंकि डिजिटल करेंसी को ट्रैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। एक और बड़ा पहलू जो इस सोर्स मटेरियल में बहुत गहराई से उभर कर आता है वो ये है कि प्रहार आतंकवाद को अब सिर्फ एक सुरक्षा का मसला नहीं मानता। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इस डॉक्यूमेंट ने माना है कि आतंकवाद एक सोशल इशू यानी सामाजिक मुद्दा भी है। आमतौर पर आतंकवाद को सिर्फ पुलिस, फौज और बंदूकों के आईने से देखा जाता था, लेकिन अगर खतरा समाज के भीतर से पैदा हो रहा है, तकनीक के जरिए ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है, तो समस्या सामाजिक भी हुई। ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन मतलब इंटरनेट के जरिए किसी के दिमाग में धीरे धीरे कट्टर विचारधारा का जहर भरना। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और बहुत ही गंभीर ट्रेंड की तरफ इशारा किया गया है, जेलों के अंदर बंदियों को रेडिकलाइज करना। जेलों के अंदर का माहौल वाकई एक बड़ी परेशानी है। एक आम अपराधी जो शायद किसी छोटी चोरी के लिए जेल गया हो, जब उसको एक हार्डकोर आतंकवादी के साथ रखा जाता है तो वो भी मैनिपुलेट हो जाता है। वो जेल से एक नॉर्मल इंसान बनने के बजाय पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड होकर बाहर निकलता है। इस सप्लाई चेन को रोकना बेहद जरूरी है। और सोर्स से इस बारे में एक बहुत ही स्पेसिफिक उदाहरण दिया गया है, पंजाब का। हाँ, पंजाब में पिछले कुछ वक्त में गैंग वॉर की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन सोर्स के अनुसार इनमें से कई गैंग वॉर दरअसल कैमोफ्लेज ऑपरेशंस के रूप में सामने आ रहे हैं। कैमोफ्लेज यानी मुखौटा पहनना। अगर कोई बड़ा आतंकी संगठन सीधे हमला करता है तो सुरक्षा बल तुरंत सटीक कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर वही हमला किसी लोकल गैंगस्टर से करवाया जाए तो पहली नजर में वो एक आम गैंग वॉर लगता है। इससे पूरा मामला लोकल पुलिस तक सीमित रह जाता है और असली मास्टरमाइंड बचा रहता है। ये गैंगस्टर्स आतंकवादियों के लिए एक फ्रंट बन गए हैं। इसी को काउंटर करने के लिए प्रहार डॉक्ट्रिन में एक अहम जानकारी दी गई है। अब एक आतंकवादी और उसके समर्थक यानी स्पॉन्सर में कोई फर्क नहीं माना जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब समर्थक की नई परिभाषा तय कर दी गई है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति हमला नहीं कर रहा है लेकिन हमला करने वाले को पैसा दे रहा है या छुपा रहा है तो उस समर्थक पर भी वही धाराएं लगेंगी, जिसे कानूनी भाषा में वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना। सही कहा। जब किसी स्पॉन्सर को पता होगा कि उसकी छोटी सी मदद उसे सीधे आतंकवादी की श्रेणी में खड़ा कर देगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटरेंट है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इन सब बातों से ये तो साफ हो गया कि एजेंसियां प्रोएक्टिव होंगी, ऑनलाइन खतरों से निपटेंगी और मददगारों को भी आतंकवादी मानेंगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी है। बिल्कुल। और अब हम आते हैं इस डॉक्यूमेंट के सबसे बड़े खुलासे की ओर। भारत अब केवल काइनेटिक या पुलिस रिस्पॉन्स तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ सबसे आकर्षक पहलू ये है कि पहली बार आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियल तौर पर ये माना गया है कि अगर जरूरत पड़े तो विदेशों में भी कार्यवाही की जाएगी, यानी ओवरसीज लेवल पर कोवर्ट एक्टिविटी या खुफिया ऑपरेशंस। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए ओवरसीज कोविड ऑपरेशंस किए जाएंगे और सबसे बड़ी बात, इन ऑपरेशंस को स्टेट सपोर्ट प्राप्त होगा। स्टेट सपोर्ट के साथ विदेशी धरती पर ऑपरेशंस, ताकि आतंकवाद को वहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके जहां वो पनप रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा पर कोई आंच ना आए। ये एक फॉरवर्ड लीनिंग और अग्रेसिवली डिफेंसिव पोस्चर है। अगर हम इस बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि प्रहार डॉक्ट्रिन के आने के बाद भारत का सुरक्षा तंत्र अब पूरी तरह से बदल रहा है। बिल्कुल। और भविष्य में इसके परिणाम देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसे ग्राउंड लेवल पर कैसे लागू किया जाता है। और ये विषय बहुत मायने रखता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की इस नई रणनीति का सीधा असर देश के सुरक्षित माहौल पर पड़ता है। सही बात है। और वो सुरक्षित माहौल हर नागरिक के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो भले ही सोर्स में नहीं था लेकिन इसी विषय से गहराई से जुड़ा है। वो क्या है? देखिए, जब आतंकवाद से निपटने के लिए तकनीक, डेटा और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल समाज, अर्थव्यवस्था और अदालतों में इतनी गहराई तक होने लगेगा तो एक संतुलन बनाना पड़ेगा। कैसा संतुलन? भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत निजता यानी पर्सनल प्राइवेसी के बीच का संतुलन। जब हर चीज पर नजर रखी जाएगी तो ये तय कैसे होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कहाँ खत्म होती है और निजता कहाँ से शुरू होती है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। आगे चलकर ये एक बहुत बड़े बहस का मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल।
तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को यही विराम देते हैं। उम्मीद है ये चर्चा सबको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अलविदा, और याद रखिए कि एक और गहरा विश्लेषण था जो ज्ञान और नए दृष्टिकोणों से भरा था। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ।